हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले जीआईसी के 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और अगर आपने यूजीसी नेट और पीजीटी का भी फॉर्म फिल किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उसे भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी मीड, ऑप्शन सी कूले या ऑप्शन डी फर्ड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी मीड। तो समाजीकरण का जो सिद्धांत है वो मीड ने दिया है और इसमें मीड ने बताया है कि मैं और मुझे के बारे में बताया है। ठीक है, जो मैं होता है वो आपको इंडिकेट करता है और मुझे जो होता है वो समाज को इंडिकेट करता है। तो आइए अभी इसे आगे विस्तृत रूप से समझाते हैं। जैसे कि J.H. मीड की पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इसमें इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया। और ये जो इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया, ये इन्होंने कूले का जो समाजीकरण का सिद्धांत था, आत्मतर्पण का सिद्धांत, उनके विचारों पर आधारित है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नोट पे हमने दिया हुआ है, जैसे कि J.H. मीड की पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। वहीं अगर माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक पूछी जाए किसकी है तो वेल्फ्रेड पैरेटो की है, जो कि माइंड एंड सोसाइटी में वेल्फ्रेड पैरेटो ने अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है। और कार्ल मैनहाइम ने भी सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। वो किस पुस्तक में? माइंड एंड सोसाइटी में। तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक जो है वो वेल्फ्रेड पैरेटो की है और कार्ल मैनहाइम की भी है। कार्ल मैनहाइम ने सामाजिक नियंत्रण का 2 प्रकार बताए हैं माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक में, वहीं वेल्फ्रेड पैरेटो ने माइंड एंड सोसाइटी में अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत बताया है। और अगर आ जाए माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी तो वो J.H. मीड की है। तो इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो इन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में समाजीकरण का सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने मैं, मुझे और स्व की अवधारणा का विशेष महत्व दिया है। जैसे कि इन्होंने मुझे का तात्पर्य क्या है, समाज से रखा है। इसमें इन्होंने बात किया है कि समाज किस प्रकार मेरे बारे में सोचता है, उसी के आधार पे आई की अवधारणा इन्होंने दी है कि आई का तात्पर्य समाज के प्रति प्रत्युत्तर से है। जैसे दूसरे लोग, मतलब समाज जो मेरे बारे में सोचता है उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, तो ये मैं या आई की अवधारणा स्पष्ट होती है। और उसके बाद जब मी और आई के बाद सेल्फ या स्व का निर्माण या अवधारणा या निर्माण कब होता है? जब मैं दोनों चीज़ों के बारे में, कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, और अंत में जिस निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ वो हमारा सेल्फ या स्व होता है। ये मीड ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में स्पष्ट किया है इन 3 अवधारणाओं से, मैं, मुझे और स्व। तो अगर पूछा जाए मुझे का तात्पर्य समाज, मैं का तात्पर्य मैं खुद स्वयं व्यक्ति, और स्व का तात्पर्य मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा वो हमारा स्व या आत्म होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसने न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक को लिखा है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी C.W. मिल्स, ऑप्शन सी स्टीव फुलर या ऑप्शन डी बी पैरेटो। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, C.W. मिल्स ने न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक को लिखा है। आइए C.W. मिल्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर C.W. मिल्स के जीवन अवधि की बात की जाएगी तो 1916 से लेकर 1962 तक थी। ये एक अमेरिकन रेडिकल समाजशास्त्री हैं तथा इन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन एंड पावर स्ट्रक्चर ऑफ USA का अध्ययन किया है। तथा ये जो थे समाजशास्त्र सामाजिक विचारक और पूर्व ग्रहों को चुनौती देने का साधन मानते थे। मतलब ये समाजशास्त्र को क्या मानते थे? सामाजिक विचार एवं जो हमारे पूर्व ग्रह हैं उनको चुनौती देने का साधन मानते थे। अगर इनकी अवधारणा की बात की जाए J.H. मिल्स की, तो इन्होंने सबसे फेमस अवधारणा इनकी पावर एलीट है, जिसमें इन्होंने बात किया है कि शक्ति अभिजन केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं होते कि वे मांग पैदा करते, बल्कि इसलिए होते हैं कि वे ऐसी मांगे पैदा करते हैं जो जनसाधारण होता है उसके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है।
तो इसे ही इन्होंने शक्ति अभिजन या पावर एलीट बोला है। तो पावर एलीट का मतलब होगा कि व्यक्ति इसलिए शक्तिशाली नहीं होते हैं कि वे मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, वे इसलिए मतलब शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे ऐसी मांग पैदा करते हैं जिससे जनसाधारण का जो जीवन स्तर है वो बदल जाता है। और यही इन्होंने अपनी ये इनकी प्रमुख अवधारणा रही पावर एलीट, ठीक है। और अगर जेएस मिल की पुस्तक के बारे में बात करेंगे तो वाइट कॉलर, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन और द पावर ऑफ एलीट इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन एक संरचनावादी हैं? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस या ऑप्शन डी जुगेन हैबरमास। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ये एक संरचनावादी हैं। आइए जानते हैं संरचनावादी के बारे में कि संरचनावाद क्या होता है। जैसे कि अगर संरचना, ये सामाजिक संरचना का अगर बात की जाएगी तो इसका प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। और किस पुस्तक में? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। तो सामाजिक संरचना क्या होता है? तो अगर इसकी अगर बात की जाए तो जो सामाजिक संरचना है, जैसे कि मनुष्य का शरीर कई इकाइयों से, जैसे हाथ पैर हर एक चीज़ों से मिल करके एक निर्मित हुआ है मानव का शरीर, उसी तरह समाज भी होता है कई सारी इकाइयों से, संस्था समिति से, हर चीज़ों से मिल करके समाज का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही सामाजिक संरचना होती है, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको बताया। फिर अगर नाडेल ने भी इस पे अपना विचार रखा कि वो भी एक संरचनावादी थे नाडेल, तो वो उन्होंने जो बताया, उनका जो संरचनावादी सिद्धांत था वो मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों का उस पर प्रभाव पड़ा। और जो लेवी स्ट्रॉस के बारे में अगर बात किया जाएगा तो लेवी स्ट्रॉस जो थे एक अत्यधिक या एक जटिल संरचनावादी कहे जाते थे, ठीक है। और अगर बात की जाए संरचनावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो फर्डिनेंड द सस्यूर को कहा जाता है, ठीक है। और संरचनावादी में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, तो नरविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्यिक आलोचना, यहाँ तक कि वास्तुकला को भी संरचनावाद में लागू किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी के पदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए वी पैरेटो, ऑप्शन बी पी.ए. सरोकिन, ऑप्शन सी टी वेबलेन या ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए वी पैरेटो। तो वी पैरेटो ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी के पदों का प्रयोग किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो जैसे इन्होंने एक उच्च और एक निम्न वर्ग को बताया है, तो उच्च वर्ग में भी इन्होंने लोमड़ी की बात की है, तो बताया है कि निम्न वर्ग में भी कई ऐसी लोमड़ियाँ होती हैं जो उच्च वर्ग में अपना स्थान बनाने के लिए प्रयोग करते रहते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो जो होते हैं, जो उच्च वर्ग के होते हैं, उनके स्थान पे निम्न वर्ग की लोमड़ियाँ स्थान ले लेते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में बताया है, जो कि इनका चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, वी पैरेटो ने जो सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के दिया है वो चक्रीय सिद्धांत दिया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक शोध प्रारूप नहीं है? ऑप्शन ए विवेचनात्मक, ऑप्शन बी अन्वेषणात्मक, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक या ऑप्शन डी अनुभवात्मक। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी अनुभवात्मक। तो ये शोध का प्रारूप नहीं है, जबकि शोध का प्रारूप विवेचनात्मक, अन्वेषणात्मक या प्रयोगात्मक है। अन्वेषणात्मक मतलब खोज पे आधारित जो प्रारूप होगा, विवेचनात्मक मतलब विवरण पे आधार पर होगा, और प्रयोगात्मक का शोध जो होगा वो प्रयोगों के आधार पर होगा। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं, शोध प्रारूप के बारे में। जैसे कि शोध प्रारूप, इसे शोध अभिकल्प भी कहते हैं। ये जो है वो प्रस्तावित शोध की एक ऐसी रूपरेखा होती है जिसे वास्तविक शोध कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व व्यापक रूप से सोच समझ के पश्चात तैयार किया जाता है। जो शोध प्रारूप होता है, जैसे कि आप अगर कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले उसका प्रारूप बनाते हैं, तो वैसे ही किसी शोध को स्टार्ट करने से पहले उसका प्रारूप या उसका अभिकल्प बनाया जाता है, तो वही हमारा शोध प्रारूप कहलाता है, ठीक है। और शोध की प्रस्तावित रूपरेखा का निर्धारण में अनेक बिंदुओं को जो विचार के, जैसे कि हम भी कोई अगर योजना बना रहे हैं तो उसको काफ़ी विचार के से करेंगे, जिससे कि बाद में हमें किसी चीज़ का मतलब नुकसान ना उठाना पड़े, या हमें सोचने पे मजबूर ना करे कि हमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो। तो कोई भी कार्य करने से पहले हम योजना बनाते हैं, उसी तरह शोध प्रारूप भी है
कि बहुत विचारपूर्वक बिंदुओं को निर्धारित किया जाता है तथा इसमें क्या तथ्य इकट्ठा करना है, किनसे, कैसे, कब तक इकट्ठा करना और प्राप्त तथ्यों को कैसे विश्लेषित करता है, ये सब शोध प्रारूप में रखा जाता है। जैसे किसी चीज़ का अगर हमें शोध करना है तो हम उनके तथ्य कहाँ से इकट्ठा करेंगे, उनके बारे में कैसे पता करेंगे तथा उनमें किन किन तथ्यों को शामिल करेंगे, उनका कैसे विश्लेषण करें, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। अगर बात की जाए शोध प्रारूप कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। विवरणात्मक या वर्णनात्मक शोध प्रारूप, व्याख्यात्मक शोध प्रारूप, अन्वेषणात्मक या प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? ऑप्शन ए GS घुरिये, ऑप्शन बी MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी SC दुबे या ऑप्शन डी NK दत्त। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, SC दुबे ने ये बताया है कि अंतःविवाह की विवेचना जाति के आधार पर, मतलब उन्होंने बताया है कि अंतःविवाह मतलब एक ही जाति में विवाह। तो जातियों के अंतर क्या होता है, विवाह जो होता है अपनी ही जाति के अंतर्गत होता है, चाहे कितना भी उसका स्वरूप बदल जाए। तो इसी के बारे में SC दुबे ने बताया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की हैं? ऑप्शन ए अगस्त काम्टे, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस या ऑप्शन डी दुर्खिम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वेबर ने बताया है कि तार्किकता की जो होती हैं 4 विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और मैक्स वेबर ने वो आदर्श प्रारूप के बारे में बताया है। ठीक है, नौकरशाही के बारे में बताया है, या स्त्रीकरण के शक्ति का सिद्धांत, ये सब मैक्स वेबर ने ही दिया है। तो उसे आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। तो मैक्स वेबर का हम एक बार फिर से बोल देने, चाहे तो आप नोट डाउन कर ले, आदर्श प्रारूप या परूपवादी पद्धति का अगर पूछा जाए किसने प्रयोग किया है तो मैक्स वेबर ने किया है। ठीक है, नौकरशाही मैक्स वेबर, तार्किक दृष्टिकोण अगर बात की जाएगी कहीं भी, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है तार्किकता की 4 विशेषताएं, तो मैक्स वेबर, या तार्किक दृष्टिकोण भी लिख के आ जाए तो मैक्स वेबर। ठीक है, अधिकारी तंत्र लिख के आ जाए तो मैक्स वेबर होगा, परिस्थिति विशेष लिख के आ जाए तो मैक्स वेबर होगा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। ठीक है, और समाजशास्त्र के ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन किसने किया? तो मैक्स वेबर ने किया। तो ये सब चीज़ें मैक्स वेबर ने दी है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने आपको अभी बोला हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रारूढ़ चेतन की अवधारणा व्यक्त की है? ऑप्शन ए LF वार्ड, ऑप्शन बी FH गिडेंस, ऑप्शन सी F टॉनिज या ऑप्शन डी RM मैकाइवर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, FH गिडेंस ने प्रारूढ़ चेतन की अवधारणा दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो HF गिडेंस होगा, जो जिन्होंने प्रारूढ़ चेतन की अवधारणा को दिया था। और अगर आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि सार्वजनिक या निजी समूह की अवधारणा किसने दी थी, वो भी गिडेंस ने दी थी। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे कि सार्वजनिक व निजी समूह की अवधारणा भी HF गिडेंस ने दी थी, तथा प्रारूढ़ चेतन की अवधारणा भी किसने दी? HF गिडेंस ने दी। और हम जितने भी क्वेश्चंस ला रहे हैं ये क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी न किसी पेपर्स में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इनकी व्याख्या भी साथ में डाल देते हैं कि जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी GS घुरिये, ऑप्शन सी DN माजुमदार या ऑप्शन डी विजेंद्र नाथ सील। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, GS घुरिये, जो कि भारतीय समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक रहे हैं। आइए अन्य महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, जैसे कि
यहाँ पे हमने जितने भी समाजशास्त्रियों के नाम दिए हैं वो सभी भारतीय समाजशास्त्री हैं, जैसे कि जी.एस. घुरिये, इन्हें भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। और दूसरा अगर बात करेंगे विजेंद्र नाथ शील, तो ये भारत में समाजशास्त्र को स्थापित करने के लिए और समाजशास्त्र के प्राध्यापकों की एक टीम तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। वहीं बात की जाए डी.एन. मजूमदार, तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष रहे हैं तथा इन्होंने परिवार और नातेदारी के अध्ययन के लिए ये जाने जाते हैं। वहीं के.एम. कपाड़िया की बात की जाए तो ये मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये के परम शिष्य माने जाते हैं। के.एम. कपाड़िया मतलब ये जी.एस. घुरिये के शिष्य रहे हैं और बाद में ये मुंबई विश्वविद्यालय में ही विभाग अध्यक्ष बने। और इनकी महत्वपूर्ण एक पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और हिंदू किनशिप, जो कि के.एम. कपाड़िया की पुस्तक है। वहीं पी.एच. प्रभु की बात की जाए, ये बम्बई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। और योगेंद्र सिंह ये अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद के भी अध्यक्ष रहे हैं। और योगेंद्र सिंह के बारे में एक जैसे कि क्वेश्चन आया है, वृहद संरचना और लघु संरचना किसका है, किसकी अवधारणा है, तो वो योगेंद्र सिंह की अवधारणा है। लेकिन जो जैसे कि वृहद संरचना और लघु संरचना योगेंद्र सिंह की है, वैसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए वृहद परंपरा और लघु परंपरा किसकी है, तो ये मैकियम मेरिट कहा जाएगा। और वृहद समुदाय तथा लघु समुदाय किसकी है, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है। तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वृहद परंपरा और लघु परंपरा मैकियम मेरिट, वृहद समुदाय और लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड, तथा वृहद संरचना और लघु संरचना तो योगेंद्र सिंह। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए W.F. आर्गमन एवं निमकाफ, ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी गिलिन एवं गिलेन, या ऑप्शन डी के डेविस एवं मूरे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, W.F. आर्गमन एवं निमकाफ ने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी है? W.F. आर्गमन एवं निमकाफ की पुस्तक है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इसकी व्याख्या भी। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।